उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः अधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेकबीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। नमस्कार मित्रों, आज हम बीज गणित के इस अध्ययन क्रम में अध्ययन करेंगे संकलन और व्यवकलन के सूत्र का और आचार्य भास्कर की इस अनुपम कृति के इस अध्ययन क्रम में आचार्य भास्कर ने व्यक्त गणित के निरूपण के पूर्व जिन सूत्रों का निरूपण किया था, कुछ वैसे ही सूत्र संख्याओं को जोड़ने और घटाने की दृष्टि से आचार्य ने प्रयुक्त किए हैं। तो भास्कराचार्य की इस बीज गणित की श्रृंखला में सर्वप्रथम हमने अध्ययन किया कि क्या ग्रंथ का आचार्य का प्रयोजन है, साथ ही ग्रंथ का वैशिष्ट्य क्या है। ये तदनंतर बीज गणित में संख्याओं के योग, संख्याओं के अंतर को करने की विधि क्या है और बीज गणित में अलग अलग स्तर पर योग और अंतर के सूत्र प्राप्त होते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का योग करने के लिए अलग नियम है, दो वर्णात्मक संख्याओं के योग करने का अलग नियम है, एक वर्ण है एक संख्या है, उसका योग करने का नियम अलग है। आशयः कः? सर्वेषां वर्णानां योगाय नियमाः भिन्नाः भिन्नाः। द्वयोः वर्णयोः, द्वयोः अव्यक्तयोः, अव्यक्तवर्णयोश्च योगायोग नियमः भिन्नः। अतः धनर्ण संकलन सूत्रम् इति आचार्य भास्करेण प्रतिपादितम्। अस्य अपरं नाम संकलन व्यवकलन सूत्रम्। संकलनं किं भवति? द्वयोः अंकयोः संख्यायोः वा योगः अंतरं वा। संकलनं नाम संख्ययोर्योगः। परंतु बीजगणिते सामान्यतया ये नियमाः अंकगणिते सन्ति, तदपेक्षया बीजगणिते केचन विशिष्टाः नियमाः वरीवर्ति। तेषु नियमेषु प्रथमः अयं नियमः धनर्ण संकलन नियमः। तस्य आशयः कः? सूत्रं वर्तते योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः। इदं सूत्रं संकलन सूत्रम्। आशयः कः आचार्यस्य? योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा द्वयोः धनात्मक संख्ययोः अथवा ऋणात्मक संख्ययोः, दो धनात्मक संख्याओं का अथवा दो ऋणात्मक संख्याओं का योग करने से, युति करने से ही योग प्राप्त होता है। सामान्यतः हम देखें तो धनात्मक राशियां अर्थात शून्य से जो प्रारंभ होती हैं आगे की ओर, 1 2 3 4 5 इस क्रम से, और निरंतर वो वृद्धि की ओर बढ़ती हैं, उनको हम धनात्मक राशि की संज्ञा देते हैं। और परस्पर अगर दो धनात्मक राशियां हैं तो उनका योग करने से, अर्थात योग का हमको ज्ञान करना है, तो उनकी युति करने से ही योग की प्राप्ति है। ये बहुत साधारण सा व्यावहारिक नियम है। परंतु अगर दोनों राशियां नकारात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, अर्थात एक राशि 5 ऋण है और फिर उसमें हम 3 ऋण को जोड़ दें, अर्थात और 3 जोड़ दें उसमें उसी जाति का, तो ये भी योग ही कहा जाएगा, लेकिन फल इसका युति के रूप में नहीं आएगा। योग तो करना होगा लेकिन फल इसका जो है वो ऋणात्मक ही आता है। तात्पर्य क्या है? धनात्मक स्थिति क्या है? किसी एक व्यक्ति के पास कुछ राशि है और उस राशि में कुछ और राशि का योग हो जाए तो वो राशि में वृद्धि हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं धन का धन से योग। एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें
व्यक्ति पहले से ही कर्ज में है, उसके पास पहले से ही राशि ऋणात्मक है, और फिर उसमें और भी ऋण राशि जुड़ जाए, 5 रुपए ऋण में पहले से व्यक्ति है और 3 रुपए और उसको ऋण लेना पड़ जाए, तो ऋण में तो वृद्धि हुई, लेकिन कुल जो योग राशि है ऋणात्मक, उसमें दिखती हुई वृद्धि भी ऋणात्मक ही होती है। इसलिए आचार्य का सूत्र है क्षयोः स्वयोर्वा, अर्थात द्वयोः क्षय राश्योः द्वयोः धनराश्योर्वा धनर्ण युति एव योगे, अर्थात दोनों राशियां ऋणात्मक होंगी अथवा दोनों राशियां धनात्मक होंगी। आधुनिक गणित से हम कहें तो -5 को हम -7 से अगर जोड़ना भी चाहें तो वो -12 ही होगा, और 5 और 7 दोनों धन राशियों को भी हम जोड़ना चाहें तो वो 12 ही होगा। तो योगे युति स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा। और धनर्णयोरंतरम एव योगः, एक यदि राशि धन है और एक राशि अगर ऋणात्मक है तो अंतरम एव योगः, ये सामान्य विषय है। इसमें हम देखते हैं ये एक राशि धन है, ये एक राशि धन है, दोनों का योग भी धनात्मक है। लेकिन अगर एक राशि ऋणात्मक है, द्वितीय राशि भी ऋणात्मक है, ये दोनों अलग अलग राशियां हैं, और इन दोनों का हम योग भी करें तो ये भी योग आपका, योग करने से ही इसका फल ऋणात्मक 5 आया है। योगे युति स्यात् क्षयो हो, ये क्षयात्मक दोनों हैं तब भी, क्षयात्मक दोनों राशि हैं तब भी उनका योग करने से ही योग आया। और धनयो हो, धनात्मक राशि नाम अपनी युत्या वर्धापनेन एव योगः भवति। योगे युति स्यात् क्षयोः स्वयोर्वा धनर्णयोः अंतरमेव योगः। धनर्णयोः अंतरमेव योगः इत्युक्ते एका राशि ही धनात्मिका, अर्थात ये मान लीजिए राशि है 9 और एक राशि कोई है जो है 7, वो ऋणात्मक है। इन दोनों का हमको योग करना है। एक 9 है, एका राशि धनात्मिका, एका च राशि ऋणात्मिका, उभयोः राश्योः धन ऋणात्मिकयोः राश्योः अंतरमेव योगः, अनयोः अंतरं क्रियते। 9 को 7 में से अगर घटा देंगे, यही इसका योग कहा जाएगा। ये जो राशि 2 आएगी वही आपको ये योग फल है। देखने में तो आपको ये ऋणात्मक प्रक्रिया लगेगी, लेकिन ये आपका योग फल है। तो एक नियम आचार्य ने बना दिया कि द्वयोः धनयोः धनमेव योग फलम, द्वयोः द्वयोः ऋणयोः द्वयोः ऋणयोः ऋणमे धनमेव योग फलम, एकम ऋणम एकम च धनम अनयोः अंतरमेव योगः अंतरमेव योग फलम। स्थिति ही त्रिविधा वर्तते। योगे युति स्यात्, युति करने से ही योग फल प्राप्त होता है। धनर्णयोः क्षययोर्वा, 2 धनात्मक राशियां हो उनका भी, 2 क्षयात्मक राशियां हो उनका भी योग करने से ही फल प्राप्त होता है। धनर्णयो रंतरमेव योगः, एक ऋणाशि ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो तो इनके अंतर करने से हमें योग फल प्राप्त होता है। तो ये आचार्य का पहला सूत्र है, योगे युति स्यात् क्षयोः स्वयोर्वा स्व स्वपदेन धनम ग्राह्यम। स्व इत्युक्ते धनात्मक, स्व अर्थात निज, निज अर्थात जो आपके पास है धनात्मक राशि। क्षय गणित में, बीज गणित में क्षय पद से हम ऋण को लेते हैं, ऋणात्मक संख्या को लेते हैं। स्व पद से हम धनात्मक को लेते हैं। इसको ध्यान रखना है हमें। और कुछ ऐसे उदाहरण भी अब आएंगे। रूप शब्द से हम एक का ग्रहण करते हैं। गणित में रूपम स्वम, रूपम निजम, निज मतलब एक, आत्म अर्थ में रूप का ग्रहण होता है, ये भी एक अर्थ में। तो ये कुछ शब्द हैं जो पर्यायवाची हैं। तो इस प्रथम सूत्र में योगे युति स्यात् क्षययोः, अर्थात 2 ऋणात्मक राशियों का, स्वयोर्वा 2 धनात्मक राशियों का, धनर्णयोर अंतरमेव योगः। मूल श्लोक देखेंगे, धनर्णयोः अंतरमेव योगः योगे युति स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोः अंतरमेव योगः। 2 धनात्मक राशियों का
धन ही योग है, दो ऋणात्मक राशियों का धन ही योग है, लेकिन एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहने की स्थिति में हम उसको अंतरित करके ही योगफल का ज्ञान करेंगे। ये लीलावती में भी आचार्य भास्कर ने उसी सूत्र को कहा है, थोड़ा सूत्रांतर है। कार्य क्रमाद उत्क्रमतो अथवांक योगो यथा स्थानकमंतरम वा, परंतु नियम यही है। तो सामान्य जहां बीज गणितीय नियमों की प्रस्तुति नहीं है, शब्द शास्त्र की तरह नियमों का संकोच करते हुए जहां पर बीज गणित के लिए बताए गए विशेष नियम प्रवृत्त नहीं होते हैं, वहां हम सामान्य इन्हीं विधियों से योगात्मक राशियों का योग, ऋणात्मक राशियों का योग और योग धनात्मक ऋणात्मक राशियों का अंतर करने से योगफल ज्ञात करेंगे। इस पर आचार्य की एक शैली है। अब सूत्र के बाद आचार्य एक उदाहरण देंगे और उदाहरण के बाद फिर अगले सूत्र की ओर आएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है, काव्य में ही उदाहरण है आचार्य भास्कर का। रूपत्रयम रूप चतुष्टयम च क्षयम धनम व सहितम वदाशु। रूप शब्द का जैसे हमने कहा, रूप शब्द का अर्थ एक है, रूप शब्द का अर्थ धनात्मक भी है, अर्थात पॉजिटिव राशि। धनात्मक राशि को भी रूप से कहा गया है। रूपत्रयम माने एक संख्या 3 है, और रूप चतुष्टयम च एक संख्या 4 है। तो रूपत्रयम रूप चतुष्टयम च क्षयम धनम व सहितम वदाशु। एक बार दोनों को क्षय मानिए, एक बार दोनों को धन मानिए, अर्थात 3 को भी धन मानिए, 4 को भी धन मानिए। एक बार 3 को भी ऋण मानिए, 4 को भी ऋण मानिए। रूपत्रयम रूप चतुष्टयम च क्षयम धनम वा। एक बार रूप 3 को क्षय मानिए, एक बार रूप 4 को क्षय मानिए, एक बार रूप 3 को धन मानिए, एक बार रूप 4 को धन मानिए। सहितम वद आशु, तो हमें उसको योग करके हे गणक वद आशु, शीघ्रम वद, शीघ्रतया बताइए, ऐसा आचार्य भास्कर ने कहा। फिर उन्होंने क्या कहा, एक ही संख्या को 3 और 4 को ही लेकर प्रक्रिया करते हुए कहा, एकदा स्वर्णम क्षयम स्वम च पृथक प्रसंग में, एकदा स्वर्णम त्रयम स्वम चतुष्टयम च ऋणम, 3 को धन मानिए, 4 को ऋण मानिए। एक बार क्षयम स्वम च, 3 को क्षय मानिए और 4 को स्वम मानिए। पृथक पृथक में धन ऋणयोः, तो पृथक पृथक हमें धन और ऋण करके इन दोनों को पृथक पृथक धन ऋण की कल्पना करते हुए संकलनाम अवैशी, संकलनाम अवैशी, अगर संकलन को अवैशी अगर जानते हैं तो मुझे बताइए। सामान्य विधि है, आचार्य भास्कर का आशय है रूपत्रयम रूप चतुष्टयम वा। इस विधि में एक बार 3 है, एक बार 4 है, ये दोनों धनात्मक हैं तो योगे युति स्यात्। एक बार 3 ऋण है और एक बार 4 ऋण है। एक और महत्वपूर्ण बात मित्रों, बीज गणित में ऋण को बताने के लिए जो ऋण संकेत है, इसको बताने के लिए इस बिंदी का प्रयोग हम करते हैं, मतलब चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये 3 धनात्मक है और इसके ऊपर यदि ये बिंदी लग जाए तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। ये 4 धनात्मक है और इसको ऋण लिखना है तो ऋण में हम उसको बिंदी लगा देंगे तो ये 4 ऋण हो जाएगा। तो बीज गणित की ग्रंथों में आपको 3 और 4 मिले लिखा हुआ तो समझिए कि ये दोनों धनात्मक राशियां हैं। और अगर आपको ये मिले कि 3 ऋण और 4 ऋण, मतलब ये दोनों राशियां ऋणात्मक हैं। अगर आपको 3 मिले और 4 मिले और यहाँ केवल डॉट है तो समझिए इस वाले प्रकरण में केवल इस समीकरण में केवल 4 ही ऋण है। और अगर 3 में यहाँ पर आपको डॉट मिले और 4 में आपको डॉट न मिले तो समझिए कि ये वाली 3 राशि जो है वो आपकी ऋणात्मिका है। तो भारतीय गणित की परंपरा में, वैदिक गणित के अध्ययन क्रम में जिस संख्या को ऋणात्मक हमें बताना होता है उस पर हम एक इस प्रकार की बिंदी का निशान लगा देते हैं। तो आचार्य भास्कर ने सामान्य कहा कि रूपत्रयम रूप चतुष्टयम च, इसको जोड़ दीजिए तो ये 7 हो गया। दोनों ऋणात्मक हैं तो भी जोड़ दीजिए तो भी आपका ये फल 7 ही होगा। है दोनों राशियां ऋणात्मक, लेकिन दोनों क्षयात्मक होने से भी योग करने से ही फल मिलेगा, दोनों धनात्मक होने से भी योग करने से ही फल मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर दोनों में से एक, तृतीय प्रकरण में देखेंगे, इस तृतीय प्रकरण में दोनों में से हमारे पास एक राशि जो है वो ऋणात्मक है। तो धनर्णयो अंतरमेव योग, धनर्णयो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, अंतर करेंगे किसमें से कौन जाएगा, 4 में से 3 गया तो एक रहा, है ना। 4 ऋण में से 3 गया, अंतरमेव योग, ऋणात्मक अंतर ही योग हो गया। और यहाँ देखिए ये भी एक धनात्मक है, ये एक ऋणात्मक है, यहाँ भी अंतरमेव योग, अंतर करने से जो योग आया वो आपका एक आया, क्योंकि यहाँ राशि ऋणात्मक का छोटी है। तो ये चारों देखने में इस प्रकरण में हमको लगा कि हमने ऋण किया, लेकिन इसका भी नाम योग है
इसका भी नाम योग है, इसका भी नाम योग है, और इसका भी नाम योग है। तो ऋण 3 धन 4 का योगफल 1 है, धन 3 ऋण 4 का योगफल ही अंतर 1 है, ऋण 3 ऋण 4 का योगफल ऋण 7 है, और धन 3 धन 4 का योगफल भी 7 है। ये एक प्रतीकात्मक है। जब हम ग्रहों की गणना करते हैं तो कोई ग्रह वक्री होता है, तो वक्री होते समय उसकी गति में से उसको घटाना है, उसकी मूल गति में से उसको बढ़ाना है, तो उस गति को भले हम वक्री कहें, लेकिन जहां गति फल का हम योग करते हैं, उस गति फल को घटाना ही योग कहलाता है। आचार्य का आशय बीज गणितीय प्रक्रिया से सामान्य गणित को सिद्ध करना नहीं है। जैसे राहु और केतु की गति सर्वदा विपरीत है, तो राहु और केतु में जब हम ग्रह गणना करेंगे, तो राहु और केतु में ग्रह गणना करने के क्रम में जब राहु के मान में हम कुछ जोड़ेंगे, तो उसको हम घटाओ या घटाया हुआ कहेंगे, और जब हम कुछ घटाएंगे तो उसको हम जोड़ना कहेंगे, क्योंकि राहु सर्वदा विपरीत गति में चलता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। तो किसी भी धनात्मक राशि के साथ ऋणात्मक का योग करना है तो अंतरमेव योग, ये आचार्य का आशय है। धनर्णयो अंतरमेव योग। और इस उदाहरण पर आचार्य ने जो कहा, रूपत्रयम रूप चतुष्टयम च क्षयम धनम वा सहितम वदाशु स्वर्णम क्षयम स्वम च पृथक पृथक में धनर्णयो संकलनाम वैशी। तो सबके उदाहरण देखेंगे आप। धनात्मक एक जगह आपको ऋणात्मक 7 है, एक जगह धनात्मक 7 है, एक जगह धनात्मक 1 है, एक जगह ऋणात्मक 1 है। चारों स्थितियों में 3 को धन मानने से, 4 को धन मानने से, दोनों को धन मानने से, और दोनों को ऋण मानने से क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, ये चारों, इसको हम कहते हैं संकलन सूत्रम। धनऋण संकलनम अथवा धनऋण संकलना, दोनों प्रकार के अर्थ प्रयोग होते हैं। इसके बाद व्यवकलन का क्रम है। जैसे हम घटाते हैं, घटाने के क्रम में चलते हैं, तो बड़ा रोचक उदाहरण है और सूत्र भी आचार्य का है। योगे युति स्यात् क्षयोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः, इसी श्लोक का उत्तरार्ध है। 2 श्लोक मंगलाचरण होने के बाद ये तीसरा श्लोक है जो सूत्रात्मक है। प्रथम 2 चरणों में आचार्य ने संकलन के सूत्र को बताया है, और अंतिम 2 चरणों में आचार्य ने व्यवकलन के सूत्र को बताया है। तो कहते हैं आचार्य, संशोध्यमानम स्वमृणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद युतिरुक्तवच्च। संशोध्यमानम, जो घटाने योग्य है, जिसको आप घटा रहे हैं, यद संशोध्यमानम अर्थात यद अपनीयते, जिसको घटाया जा रहा है उसको संशोध्यमान कहते हैं। अगर वो धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक मान लीजिए, और अगर वो ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक मान लीजिए। संशोध्यमानम यदि स्वम अस्ति, संशोध्यमानम यदि धनात्मकम अस्ति, तरी तत्स्वम ऋणत्वम एति, अर्थात उसको ऋणत्व की प्राप्ति हो जाती है। अस्वत्वम क्षयः, यदि संशोध्यमानम स्वत्वम अस्ति तदि क्षयत्वमेति, तदैव क्षयः सत्वमेति। जो क्षयात्मक राशि है वो सत्व को प्राप्त कर लेता है। बाकी नियम तद युतिरुक्तवच्च, युति अर्थात योग का जो नियम है वही नियम ऋण का भी है। केवल एक नियम में आचार्य ने वृद्धि की कि संशोध्यमानम स्वम, जिसको हमको घटाना है, वो यदि राशि धनात्मक है मूलतः निसर्गतः, यदि सा राशि ही धनात्मिका चेत तर्हि सा राशि ऋणात्मिका भवति, एवं च यदि ऋणात्मिका राशि विद्यते तर्हि सा राशि धनात्मिका भवति, अर्थात राशेः ऋणत्वं धने परिवर्तयति, धनत्वं च ऋणे परिवर्त्यते। अतएव संशोध्यमानं स्वं ऋणत्वमेति स्वत्वं क्षयः तत् युतिरुक्तवच्च, युतिस्तु उक्तवत्, योग का जो नियम है जो पूर्व में आचार्य ने कहा वैसा ही करना। तो आचार्य का पूरा सूत्र सिद्ध होता है इस तरह से। पूरे सूत्र ये बन गया, योगे युति स्यात् क्षयोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः संशोध्यमानं स्वमृणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद् युतिरुक्तवच्च। अब उदाहरण इसको भी देख लेते हैं कैसे क्या है, सामान्य प्रक्रिया है, बाकी शेष हमें कुछ भी नहीं करना है। उदाहरण जैसा आचार्य ने पूर्व में उदाहरण दिया ठीक उसी तरह, त्रयाद्वयम स्वाद स्वमृणादृणम च व्यस्तम च संशोध्य वदासु शेषम। देखिए, त्रयाद्वयम 3 से 2 को, त्रयाद्वयम एक संख्या है 3, है ना, और द्वयम एक संख्या है 2। 3 और 2 इन दोनों का हमको अंतर करना है। स्वात, दोनों धनात्मक हैं एक स्थिति में, एकस्याम स्थितौ स्वात, अर्थात द्वयोः स्थिति धनात्मिका।
अपरत्र किमुच्यते स्वम एकत्र स्वम ऋणाद ऋणम एकत्र उभयोः ऋणत्वम कार्यम। एक समय में दोनों धन है और एक स्थिति में दोनों ऋणात्मक है। एक में क्या कहा, ऋणात ऋणम च, एक बार आप व्यत्यास से व्यस्तम च, एक बार तीन को धन मानिए दो को ऋण, एक बार तीन को ऋण मान लीजिए दो को धन, तो चार समीकरण बन जाएंगे इसमें भी, और कोई स्थिति नहीं है। ऋणात्मक में देखेंगे, इसको हम कहते हैं व्यवकलन, संकलन योग को कहते हैं, और ऋण की प्रक्रिया का नाम है व्यवकलन। तो संशोध्यमानम तीन है और दो है, त्रयाद द्वयम च तीन से दो को, जिसमें एक वचन है वो संशोध्यमान है दो। अब तीन में से दो को आपको घटाना है, तो केवल जो दो धनात्मक राशि है उस दो को, केवल उसका धनत्व को हम ऋणत्व में बदल देंगे। तो तीन धन है और दो जो धन था वो ऋणत्व बन जाएगा। शेष प्रक्रिया, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, धनर्णयोर अंतरम एवं योग, इन दोनों का हम अगर अंतर करेंगे तो लब्धि हमको एक प्राप्त होगी। यही ये जो है वो अंतर फल है, ये अब संकलन नहीं रहा, ये व्यवकलन है। क्यों व्यवकलन है, कथम व्यवकलनम, ये तो ही अत्र अस्माभिः मूल प्रश्ने यत् संशोध्यमानम आसीत तस्य स्वरूपम परिवर्तितम, यत् धनात्मकम द्वयम आसीत तद ऋणात्मके परिवर्तितम, यच्च ऋणात्मकम भविष्यति तद धनात्मकम करिष्यामः। तीन में से दो घटाना है तो तीन भी धन है, दो भी धन है, घटाना हमें दो है, संशोध्यमान हमारा दो है, तो उस संशोध्यमान दो की जो मूल प्रकृति धनात्मिका है उसको ऋणात्मक में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। परिवर्तिते चेत सा संख्या संशोध्यमानम स्वम ऋणत्वम एति, और ठीक उसी तरह स्वत्वम क्षयः, अगर इसी उदाहरण में बदले हम, अब देखिए इसी उदाहरण में तीन भी ऋण है और दो भी ऋण है, और इसमें से हमको कोई कह दे कि ऋणात्मक तीन में से ऋणात्मक दो को घटाना है, तो इस स्थिति में कुछ भी नहीं करेंगे हम, प्रश्न सिद्धांत वही रहेगा। संशोध्यमान क्या है, ऋणात्मक दो, इसकी मूल राशि क्या है, ऋण, इसको हम बदल देंगे तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक दो। संशोध्यमानम स्वम ऋणत्वमेति और क्षय सत्वमेति, तो दो जो है वो क्षयात्मक राशि थी, इसका हमने सत्व कर दिया तो वो दो हो गया। अब एक राशि हुई तीन ऋण और एक राशि हुई दो, इन दोनों का अंतर करने के लिए हम भास्कराचार्य का जो प्रथम सूत्र है, योगे युति क्षयो स्वयोर्वा धनर्नयोरंतरमेव योगः, इसी को लगाएंगे तो उसमें नियम है कि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो धनर्नयो अंतरमेव योगः, अंतर होने से एक ऋण आएगा, एक ऋण आ गया। एक ऋण तात्पर्य, ये एक ऋण क्या हुआ, सूत्र तो योग का लगा लेकिन फल इसका क्या हुआ, ये हो गया अंतर फलम। तात्पर्य क्या हुआ कि ऋण तीन में से ऋण दो यदि हम ऋण करेंगे तो लब्धि एक ऋण आएगा, क्योंकि इस दो जो ऋणात्मक राशि है उसको हमने धनात्मक किया, और फिर योगे युति क्षयो स्वयोर्वा, इस सूत्र को प्रवृत्त किया किस वचन के अनुसार, युतिरुक्त वच्च, योग में जैसा कहा गया वैसा ही नियम प्रयुक्त करना चाहिए। ये जो भास्कर का नियम है, इस भास्कर के नियम से ये हमारा अंतर फल आया। अब ये भी स्थिति बन सकती है कि ये तीन है और ये दो ऋण पहले से हो, त्रया द्वयम वा व्यस्तम च संशोध्य, कहा है उदाहरण में, उदाहरण में जहां आचार्य कहते हैं व्यस्तम च संशोध्य, व्यस्तम च संशोध्य, व्यस्त को जब संशोधन करेंगे तो व्यस्त करने से स्थिति दो बन सकती है। दोनों स्थितियों में क्या होगा, एक स्थिति में तीन धन है दो ऋण है, इसका हमको अंतर करना है, तो ये जो दो ऋणात्मक राशि है ये धनात्मक हो जाएगी, और फिर तीन और दो योग करके पांच हो जाएंगे। ये तीन और दो देखने में योग लग रहा है आपको, लेकिन वस्तुतः ये है क्या, अंतर फल है, क्योंकि इस दो का जो मूल स्वरूप है, संशोध्यमान जो दो है, तस्य ऋणात्मकम स्वरूपम, तस्य ऋणात्मक स्वरूपस्य परिवर्तनम अस्माभिः धनात्मके स्वरूपे विहितम, तदनन्तरम अनयोः द्वयोः योगे इति स्यात् इति सूत्रेण योगः विहितः इति कृत्वा एतद् यद् योगफलं समागतं तद् वस्तुतः अंतरफलं व्यवकलन फलं विद्यते। एका अपरापि स्थिति भवितुमर्हति, त्रयम ऋणम स्यात् द्वयम धनम स्यात्, ऐसा हो जाए, तो अब इसको नहीं बदलना है हमको। संशोध्यमान क्या है, दो है, तो संशोध्यमानम स्वम ऋणत्वमेति, ये आपका दो ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन भी ऋण है और दो भी ऋण है, फिर वही सूत्र, योगे युति स्यात् क्षयो स्वयोर्वा धनर्णयोरंतरमेव योगः,
अत्र इदानीं संशोध्यमानस्य रूप परिवर्तने कृते सति द्वयोः राश्योः ऋणात्मकत्वं जातम्, अतः द्वयोः ऋणात्मक राशियोः योगेन एव योग एव कर्तव्यम। तो 3 और 2 का योग करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये ऋणात्मक। ऐसी स्थिति में ये हमारा क्या हुआ, अंतरफल ही हुआ। तो जब हम, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम व्यवकलन कर रहे हैं, जब हम घटा रहे हैं, तो हमें 2 सूत्रों की आवश्यकता है। संशोध्यमानम स्वमृणत्वमेति, इस श्लोक के तृतीय चरण से संशोध्यमान जो राशि है उसको हम रूप परिवर्तन करेंगे, और योगे यति क्षयो स्वयोर्वा, इस सूत्र का ही अनुवर्तन करते हुए इस उदाहरण को देखेंगे। देखिए 3 और 2 का अंतर किया सूत्र से तो रूप आया, दोनों को ऋणात्मक करने पर भी वही आया, एक को ऋणात्मक करने से दोनों धनात्मक हो गए और राशि हमारी 5 हो गई। तो इस तरह से ये संकलन व्यवकलन का आचार्य भास्कर का सूत्र है। ये देखने में बड़ा प्रारंभिक और महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन जब गणना के समय हम वक्री ग्रहों के विषय में अथवा किसी ग्रहों में विपरीत संस्कार हम करने लगते हैं, उस समय इन सूत्रों का विशेष महत्व हो जाता है। और बीज गणित में भी 2 समान राशियों में इसी प्रकार के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये आचार्य भास्कर का एक विशेष सूत्र है, जिस सूत्र के कई उदाहरण ग्रंथांतर में प्राप्त होते हैं, परंतु ये मूल पंक्ति के आधार पर आचार्य भास्कर ने बीज गणित के तृतीय श्लोक से धनर्ण संकलन और धनर्ण व्यवकलन, पूर्वार्ध में संकलन, उत्तरार्ध में व्यवकलन का निरूपण किया है, जिसका हमने आज उदाहरण पूर्वक स्वाध्याय किया। अग्रिम क्रम में हम कैसे हम गुणन, भजन और वर्ग वर्गमूल आदि प्रक्रिया में हम इनका विन्यास करते हैं, क्योंकि धनर्ण प्रक्रिया को हमारे यहाँ जो प्रारंभ में गणित की विधि है उसमें षड्विध प्रक्रिया कही गई है। ये धनर्ण षड्विधम है। षड्विधम मतलब 6 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। धनम, ऋणम, गुणनम, भजनम, वर्ग, वर्गमूलम, ये जो 6 प्रक्रियाएं हैं इसको षड्विध कहते हैं। ये व्यक्त षड्विधम भी है, अव्यक्त षड्विधम भी है, ख षड्विधम भी है, कर्मी षड्विधम भी है। तो भास्करीय बीज गणित या भारतीय ग्रह गणित की विशेषता है कि इन 6 प्रक्रियाओं को जोड़ घटाव, इसको आज की भाषा में हम कहते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, स्क्वायर रूट और स्क्वायरेशन, इन सब 6 प्रक्रियाओं से हम पूरी प्रक्रिया का निरूपण कर लेते हैं। तो ये संकलन व्यवकलन उस धनर षड्विधम के 2 भाग हैं। अगले क्रम में हम गुणन, भजन, वर्ग वर्गमूल की प्रक्रिया को देखेंगे। आज हम अपने स्वाध्याय और परिचर्चा के क्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।